हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज काफ़ी दिनों बाद मैं जो है ये अपना नया वीडियो लेकर आई हूँ। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो कोरिलेशन का चल रहा था, तो एक बार हम दोबारा से उसको जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो कोरिलेशन है वो उसको जो डेवलप किया था वो फ्रांसिस गाल्टन ने जो है वो डेवलप किया था 1885 में। ठीक है, तो कोरिलेशन होता क्या है? जब दो वेरिएबल्स के बीच में जो आपस में जो संबंध होता है उसको हम क्या कहते हैं? कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद है इसमें काइंड्स ऑफ कोरिलेशन। तो इसमें दो तरह के कोरिलेशन आते हैं। एक तो क्वांटिटेटिव कोरिलेशन होता है यानी मात्रात्मक सहसंबंध, और दूसरा होता है आपका क्वालिटेटिव कोरिलेशन यानी गुणात्मक सहसंबंध। तो मात्रात्मक सहसंबंध यानी इसमें क्या आ रही है? मात्रा आ रही है। तो ये जो सहसंबंध होता है ये क्या बताता है कि जो दोनों वेरिएबल्स हैं उनमें आपस में जो डिपेंडेंस है उसकी मात्रा को व्यक्त करता है। ये किसको व्यक्त करता है? दोनों की मात्रा को। तो ये मात्रात्मक सहसंबंध जो है वो ये याद रखिएगा कि किससे आता है? मात्रा से। यानी ये आपको क्या बताएगा? कुछ क्वांटिटी बताएगा, यानी कि मात्रा बताएगा। तो मात्रा जाहिर सी बात है किसके अंदर होगी? नंबर्स में होगी। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव कोरिलेशन जो है वो क्या बताता है कि जो भी दो वेरिएबल्स हैं वो आपस में किस लेवल तक यानी कितनी मात्रा में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो और जबकि जो क्वालिटेटिव कोरिलेशन होता है वो क्या बताता है कि जो दोनों वेरिएबल्स हैं उनमें जो आपस में निर्भरता है उसके गुण बताता है। वो गुण क्या है यानी किस टाइप का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मात्रात्मक सहसंबंध में। मात्रात्मक सहसंबंध जो है वो इसके अंदर 5 तरह के कोरिलेशन आते हैं। सबसे पहला आता है आपका पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, दूसरा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, तीसरा नेगेटिव कोरिलेशन, चौथा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और पांचवा हो गया आपका जीरो कोरिलेशन। तो जाहिर सी बात है ये जितने भी सारे आपके कोरिलेशन है इनमें क्या होगी? कुछ ना कुछ मात्रा होगी। क्या होगी? मात्रा होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन की। ठीक है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है कि अगर हम कहें सिंपल, अगर हम लैंग्वेज में कहें कि जो हमारे दो वेरिएबल्स हैं, सपोज हमारे पास एक वेरिएबल ए है और एक वेरिएबल हमारे पास बी है। ठीक है, तो अगर पहला वेरिएबल मान लीजिए इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों के बीच में कैसा कोरिलेशन होगा? पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, या फिर ऐसा हो कि पहला जो कोरिलेशन है वो घट रहा हो, ठीक है, और दूसरा कोरिलेशन भी घट रहा हो, तो दोनों के बीच में कैसा कोरिलेशन होगा? आपका पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, यानी एक तरीके से हम देखें तो यहां पर आप क्या देखेंगे कि दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या है? सेम है। ठीक है, अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम हो गया। अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो भी दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो यानी अगर हम कहें कि एक ही दिशा में जब दोनों वेरिएबल्स के बीच में परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव कोरिलेशन यानी धनात्मक सहसंबंध कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि अगर जो है बहुत ज्यादा गरीबी है, पावर्टी है, ठीक है, तो अगर हम पावर्टी की बात करें तो अगर बहुत ज्यादा गरीबी है तो जो क्राइम रेट है वो भी क्या होगा? क्राइम का जो लेवल है वो भी क्या होगा? अगर पावर्टी ज्यादा होगी तो क्राइम लेवल भी ज्यादा होगा, अगर पावर्टी कम होगी तो क्राइम लेवल भी कम होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम कहें कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो क्या करता है? स्मोकिंग करता है, ठीक है, तो अगर स्मोकिंग कर रहा है तो उसको जो लंग्स डिजीजेस है वो क्या होंगे? उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर वो ज्यादा स्मोकिंग करेगा तो लंग्स डिजीज के चांसेस बढ़ जाएंगे, अगर वो कम स्मोकिंग करेगा तो लंग्स डिजीज के जो चांसेस हैं वो कम होंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें कि सपोज अगर जो है अगर हम कहीं पर लेबर लगाते हैं, ठीक है, और हमने जो है वो क्या कर रहा है? काम कराना है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम ज्यादा लेबर लगाएंगे, अगर अपनी लेबर इंक्रीज करते हैं तो हमारा काम भी ज्यादा होगा, अगर हम लेबर को अपनी डिक्रीज कर देते हैं तो हमारा काम भी कम होगा। तो यानी चाहे लेबर और वर्क है, चाहे पावर्टी क्राइम लेवल है, चाहे स्मोकिंग लंग्स डिजीज है, तो इन सभी के बीच में कैसा कोरिलेशन है?
पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो यानी जब पहली चल राशि के बढ़ने से दूसरी चल राशि भी बढ़ती है या पहली चल राशि के घटने से दूसरी चल राशि भी घटती है, ठीक है, या इसके विपरीत हो। विपरीत का मतलब क्या है यहाँ पर कि अगर पहली घट रही है और दूसरी बढ़ रही है, ठीक है, या फिर वो पहली बढ़ रही है दूसरी बढ़ रही हो और उससे पहली बढ़ रही हो, ठीक है, या दूसरी अगर घट रही है तो उसके कारण जो है वो पहली भी घट रही हो, ठीक है, तो दोनों के बीच में कैसा कोरिलेशन कहलाएगा? धनात्मक सहसंबंध कहलाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी पूर्ण धनात्मक सहसंबंध। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें कि मात्रा की बात करें तो मात्रा में आपको बताऊंगी, बाद में डिस्कस करेंगे एक टेबल में, ठीक है। तो अब है आपका परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। जो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है यानी पूर्ण धनात्मक सहसंबंध। तो यानी एक चीज तो यहाँ क्लियर हो रही है कि इसके अंदर कैसा कोरिलेशन है? धनात्मक कोरिलेशन है, ठीक है। तो धनात्मक तो है लेकिन परफेक्ट। तो परफेक्ट चीज कब कहलाती है? कि जब हम कहें कि बिल्कुल टू द पॉइंट, यानी बिल्कुल एक इक्वल रेशियो में अगर कोई चीज है तो वो क्या कहलाएगी? परफेक्ट कहलाएगी, ठीक है। तो यानी जब दो वेरिएबल्स की जो मात्राएं होती हैं वो किसमें? समान अनुपात में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर कि समान अनुपात में, यानी इक्वल रेशियो में, अगर उनमें समान दिशा में, इक्वल रेशियो और समान दिशा यानी कि डायरेक्शन सेम। तो सेम डायरेक्शन किसमें होता है? पॉजिटिव में होता है। तो अगर जो है वो समान अनुपात में और समान दिशा में बढ़ती या घटती हैं तो उनमें कैसा कोरिलेशन पाया जाता है? पूर्ण धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है, ठीक है। तो जैसे हम कहें कि मान लीजिए अगर कोई भी जो है परसेंटेज है, मान लीजिए अगर हम कहें मार्क्स और परसेंटेज, ठीक है। तो अगर हम कहें तो मार्क्स और परसेंटेज में क्या होगा कि अगर मान लीजिए किसी के मार्क्स जो हैं वो आउट ऑफ 100 है, तो 100 में से अगर मान लीजिए किसी के 20 मार्क्स है तो उसका परसेंटेज कितना हो गया? 20%। अगर हम इसके मार्क्स को कितना कर देते हैं, हम इसके मार्क्स को इंक्रीज करके 40 कर देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 40%। तो अगर आप देखें तो दोनों में जो रेशियो है वो क्या है? बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है। तो यानी यहां पर कैसा कोरिलेशन है आपका? पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। अब मान लीजिए हम बात करते हैं इसमें तीसरा आता है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन यानी ऋणात्मक सहसंबंध, ठीक है। तो पॉजिटिव का उल्टा, यानी अगर हम कहें कि पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या है? समान दिशा में परिवर्तन होता है, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो आपका परिवर्तन है, चेंज आएगा, वो किसके अंदर आएगा? डिफरेंट डायरेक्शन में। जैसे ए वेरिएबल बी वेरिएबल, अगर ए वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो बी वेरिएबल आपका क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। या फिर कैसा हो कि ए वेरिएबल जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा है तो बी वेरिएबल आपका इंक्रीज हो रहा हो। तो यानी इसमें जो परिवर्तन होता है, जो चेंज होता है, वो क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो यानी जब दो चर राशियों में विपरीत दिशाओं में परिवर्तन हो, किसमें? विपरीत दिशा में, यानी डिफरेंट डायरेक्शन में अगर परिवर्तन होता है तो उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो कोरिलेशन है वो कैसा कहलाएगा? आपका ऋणात्मक कहलाएगा, यानी नेगेटिव कहलाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम कहें कि मान लीजिए कोई जो है वो अगर बहुत तेजी से, मतलब फास्ट कोई वर्क कर रहा है, तो अगर हम किसी की जो है स्पीड के साथ काम कर रहा है तो उसकी अगर हम स्पीड और एक्यूरेसी में अगर रिलेशन देखें तो कोई अगर बहुत तेजी से काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो एक्यूरेसी होगी वो क्या होगी? कम होती जाएगी, ठीक है। अगर वो जो है वो थोड़ी कम स्पीड से काम कर रहा है तो उसके जो काम है उसकी एक्यूरेसी क्या होगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कैसा कोरिलेशन है? नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम मान लीजिए लेते हैं कि कोई भी हमने ले लिया लेबर और डेज, ठीक है, लेबर और डेज अगर हम लेते हैं तो अगर हमने मान लीजिए अपनी जो लेबर है वो बढ़ा दी, ठीक है, तो हमारा जो काम है वो कम दिनों में हो जाएगा। तो यानी हमारे डेज क्या है? नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे।
लेकिन अगर हम अपनी लेबर को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो हमारे को क्या होगा, जो काम है वो उसको कंप्लीट होने में ज्यादा समय लगेगा। तो इन दोनों के बीच में कैसा कोरिलेशन हो गया आपका, नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, चलिए अब आता है आपका परफेक्ट नेगेटिव। तो परफेक्ट नेगेटिव यानी कि दोनों में जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, जो दिशा में परिवर्तन हो रहा है वो कैसा, विपरीत दिशा में, लेकिन कैसा अनुपात होगा आपका, समान अनुपात। ठीक है, यानी दोनों जो अगर डिक्रीज होंगे और इंक्रीज होंगे, ठीक है, अगर पहला वेरिएबल जो है वो इंक्रीज हो रहा है और दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे हमारे पास मान लीजिए ए वेरिएबल है और बी वेरिएबल है। ठीक है, तो अगर हमारा ए वेरिएबल जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मान लीजिए जैसे हम कहें कि ये हो गया 10 से 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या था, मान लीजिए जो है वो 4 से ये 3 हो गया, 3 से ये 2 हो गया, 2 से ये 1 हो गया। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इसमें जो है वो 1 डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर 10 इंक्रीज हो रहा है। तो अब दोनों में जो प्रोपोर्शन है वो कैसा है, सेम है। तो इसमें क्या होगा आपका, ये कैसा कोरिलेशन कहलाएगा आपका, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होता है उसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो कितनी होगी, इसको हम R से डिनोट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को। तो R की जो वैल्यू होगी वो -1, नेगेटिव है तो माइनस, और परफेक्ट के लिए क्या आता है 1। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी अभी आगे कि हमारी जो वैल्यूज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। ठीक है, इसी तरीके से परफेक्ट पॉजिटिव होगा तो उसमें जो R की वैल्यू होगी वो +1 होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका जीरो कोरिलेशन, यानी शून्य से संबंध। तो इसका मतलब आपको यहाँ पता चल रहा है कि इसमें शून्य से कुछ लेना देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि पहला वेरिएबल क्या हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो, लेकिन दूसरे पर उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि उनके बीच में कैसा कोरिलेशन होगा, जीरो कोरिलेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे मान लीजिए ए वेरिएबल है और बी वेरिएबल है। अगर ए वेरिएबल सपोज हमारा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, लेकिन बी में जो है वो कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। ठीक है, या फिर हम कहें कि या ये डिक्रीज हो रहा है तो भी इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, या हम कहें कि बी वाला जो है वो इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो लेकिन ए वाले में कोई भी परिवर्तन ना हो, तो दोनों के बीच में कैसा कोरिलेशन कहलाएगा, जीरो कोरिलेशन कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए की वैल्यूज हमारे पास हैं कि ए की वैल्यू है 10, 20, 30, 40। ठीक है, अब हम बी की वैल्यूज लें, मान लीजिए बी की वैल्यू है हमारे पास 6। ठीक है, फिर 6, फिर 6, फिर 6। तो यहां पर अगर हम देखें तो ए की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन बी की वैल्यू क्या है, सेम है। उसमें कोई ना तो इंक्रीमेंट है और ना ही उसके अंदर कोई भी डिक्रीमेंट है, ना ही वो घट रही है ना बढ़ रही है, सेम है। तो इसका मतलब इनके बीच में कैसा कोरिलेशन है आपका, जीरो कोरिलेशन। ठीक है, तो जो है अब जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल हम लें कि अगर हम कहें कि जो है जेंडर है, ठीक है, जेंडर में क्या चीज आती है, मेल या फीमेल आ गया। ठीक है, और हम ले लें मान लीजिए पास परसेंटेज ले लें। ठीक है, तो अगर हम कहें कि जो पास परसेंटेज है, ठीक है, तो अगर कि लड़के हैं तो उनका पास परसेंटेज ज्यादा होगा और लड़कियां हैं तो उनका पास परसेंटेज कम होगा। तो ऐसा कुछ तो नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए जेंडर है कोई भी, अगर मान लीजिए मेल हो तो हो सकता है कि जो पास परसेंटेज है वो मेल का ज्यादा हो रहा हो। ठीक है, फीमेल है तो उसका, तो यानी इसका इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। यानी अगर हमारा जो है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके ऊपर इस चीज का कोई फर्क नहीं है। अगर जो पास परसेंटेज है, हो सकता है लड़कियों की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी हो सकती है, हो सकता है लड़कों की परफॉर्मेंस भी ज्यादा अच्छी हो सकती है। ठीक है, या फिर हम कहें कि अगर किसी का जो है वो वेट बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि उसका IQ भी बढ़े, IQ सामान्य भी रह सकता है। ठीक है, या हम कहें कि उसका IQ बढ़ रहा है और जो वेट है, ठीक है, जैसे हम कहें वजन बढ़ रहा है किसी का,
तो जरूरी है कि उसका आईक्यू जो है वजन बढ़ने पर उसका आईक्यू बढ़े या आईक्यू घटे। हो सकता है उसका वजन बढ़ता रहे लेकिन आईक्यू क्या है, उस नॉर्मल रहे, सेम ही रहे। ठीक है, तो इसके बीच में कैसा कोरिलेशन होगा, जीरो कोरिलेशन। या ये हो सकता है कि आईक्यू उसका बढ़ रहा है और कि आईक्यू बढ़ रहा है या आईक्यू घट रहा है, तो उसका अगर आईक्यू बढ़ रहा है तो वेट भी बढ़े, या आईक्यू घट रहा है तो वेट भी घटे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हो सकता है आईक्यू बढ़ रहा भी हो या घट रहा हो लेकिन वेट उसका सेम रहे, तो इनके बीच में कैसा कोरिलेशन कहलाएगा, जीरो कोरिलेशन। ठीक है, तो ये तो थे आपके क्वांटिटेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट आता है आप, अब हम बात करेंगे क्वालिटेटिव कोरिलेशन, यानी गुणात्मक सहसंबंध की। तो ये जो सहसंबंध होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो दोनों चर हैं उनके आपस में जो कोरिलेशन होता है, तो ये किसको व्यक्त करता है, उनके गुणों को व्यक्त करता है। ठीक है, तो इसके अंदर दो तरह के कोरिलेशन आते हैं, एक तो लीनियर कोरिलेशन और एक आपका कर्वी लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, एक तो आपका मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, एक लीनियर कोरिलेशन और एक कर्वी लीनियर। तो लीनियर कोरिलेशन क्या होता है, रेखीय सहसंबंध। ठीक है, जो रेखीय सहसंबंध है इसमें क्या होता है कि ये जो दो चर होते हैं उनके आपस में जो कोरिलेशन है उसके अंदर क्या पाई जाती है, एक निरंतरता पाई जाती है। ठीक है, यानी निरंतरता का मतलब क्या है कि आपको हमेशा जो है वो एक जो उनकी ये क्वालिटी रहती है कि अगर वो हमेशा आपको इसी तरीके से दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अगर आईक्यू है और अचीवमेंट है, तो अगर हम आईक्यू और अचीवमेंट की बात करते हैं तो अगर आईक्यू जो है वो इंक्रीज होगा तो अचीवमेंट आपका बढ़ेगा। ठीक है, अगर आईक्यू घटेगा तो अचीवमेंट भी आपका घटेगा। तो यानी इसमें क्या है, एक निरंतरता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम मान लीजिए बात करें कि दो वेरिएबल्स हमने ले लिए हैं, एक तो मीटर और एक सेंटीमीटर, ये दो यूनिट्स हमने लिए हैं। अगर हम एक मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर अगर हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं, 2 मीटर कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। इसको इंक्रीज किया ये 3 मीटर तो ये कितना हो जाएगा 300। ठीक है, अगर हम इसको डिक्रीज कर देंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा आपका उतने ही इससे डिक्रीज हो जाएगा। तो यानी इसमें क्या है, निरंतरता है। तो इसमें क्या होगा कि जब आप इन दोनों वेरिएबल्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे तो वो आपको एक सरल रेखा में आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यानी जब दो वेरिएबल्स में क्या होता है, आपस में निरंतरता पाई जाती है और उनके सहसंबंध को एक सरल रेखा द्वारा व्यक्त किया जा सके, तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं, रेखीय सहसंबंध कहते हैं। तो यानी ये जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो ये किस तरीके से आपको दिखाई देगा, जैसे सपोज आपने यहाँ पर हमने ये ग्राफ ले लिया और इस पे जब हम आप इसको प्लॉट करेंगे तो ये आपको किस में दिखाई देगा, एक रेखा में दिखाई देगा। ठीक है, या तो ऐसे हो सकती है या ऐसे हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको एक रेखा दिखाई देगी। ठीक है, या तो इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, या फिर जो है इस टाइप से होगा, या फिर क्या होगा कि ग्राफ पे अगर आप देखेंगे तो वो आपको इस डायरेक्शन में दिखाई देगा। या ये भी हो सकता है कि आपने इसको प्लॉट किया और आपने जो है, जैसे हमने जीरो कोरिलेशन की बात की थी, तो उसमें क्या होगा कि एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है लेकिन दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो ये आपको एक ऐसी रेखा दिखाई दे। या फिर ये हो सकता है कि आपको एक ऐसी रेखा दिखाई दे वर्टिकल में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्या दिखाई देगा, प्लॉट करने पर एक रेखा दिखाई देगी। ठीक है, तो इस प्रकार के कोरिलेशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, और ये जो लीनियर कोरिलेशन होता है इसको जो है क्या कहा जाता है, पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट द्वारा हम इस कोरिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। यानी जो लीनियर कोरिलेशन है, अगर दोनों वेरिएबल्स के बीच में कैसा कोरिलेशन है, लीनियर कोरिलेशन है, तो हम उसको किसके द्वारा निकालते हैं, पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मैथड। पियर्सन का है ये मेथड, कौन सा, प्रोडक्ट मोमेंट मैथड। प्रोडक्ट मोमेंट मैथड को हिंदी में कहते हैं गुणन अघूर्ण विधि। क्या कहते हैं, गुणन अघूर्ण विधि। गुणन अघूर्ण विधि। ठीक है, तो ये जो है किसके द्वारा दी गई है, कार्ल पियर्सन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, कार्ल पियर्सन के द्वारा दी गई है, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड कहते हैं। ठीक है, और इसको जो है वो किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, आर सिंबल से। ठीक है, स्मॉल आर जो है
उसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी अगर हम कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं और अगर हमें स्मॉल r निकालना है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि आपको कौन सा निकालना है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन निकालना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है कर्वीलिनियर कोरिलेशन। कर्वीलिनियर कोरिलेशन में क्या होता है कि ये वक्रीय सहसंबंध। वक्रीय सहसंबंध का मतलब क्या है कि जब दो वेरिएबल्स आपको दिए गए हैं और दोनों वेरिएबल्स में क्या हो रहा है, एक विशेष सीमा तक दोनों में क्या हो रहा है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, और एक सीमा के आने के बाद फिर क्या है, दोनों में नेगेटिव कोरिलेशन हो जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, कर्वीलिनियर कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, और या फिर ऐसा हो कि एक सीमा तक दोनों में नेगेटिव कोरिलेशन हो और बाद में आके पॉजिटिव हो जाए, तो वो भी क्या कहलाता है, आपका कर्वीलिनियर कोरिलेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एज और मेमोरी है। ठीक है, तो एज क्या है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, हमारी बच्चा जैसे शिशु अवस्था में होता है, तो जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी उसकी जो मेमोरी है वो भी उसकी बढ़ती जाएगी। लेकिन एक एज के आने के बाद क्या होगा, उसकी एज तो बढ़ेगी लेकिन धीरे धीरे उसकी मेमोरी क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो यानी यहाँ पर पहले हम देखें तो कैसा कोरिलेशन है, पॉजिटिव, लेकिन उसके बाद कैसा हो गया, नेगेटिव कोरिलेशन। सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव और फिर डिफरेंट डायरेक्शन हो गया तो यानी नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो यानी इसमें क्या है, ये इस टाइप का अगर कोरिलेशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्वीलिनियर कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, या फिर जैसे हम कहें कि एज और रिएक्शन टाइम है। ठीक है, तो जैसे जैसे बच्चे की शिशु अवस्था में होता है तो उसका जो रिएक्शन टाइम होता है वो क्या होता है, बहुत कम समय के लिए होता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी उसका जो रिएक्शन टाइम है वो क्या है, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यानी पहले कैसा कोरिलेशन था, नेगेटिव, और बाद में उसमें क्या हो गया, एक सीमा के आने के बाद, एक अवस्था के आने के बाद उसमें पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। तो यानी इसमें किस प्रकार का कोरिलेशन है, कर्वीलिनियर कोरिलेशन। यानी जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के कोरिलेशन पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं कर्वीलिनियर कोरिलेशन। तो जब हम इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि ये क्या चीज दिखा रहा है कि पहले क्या है, पॉजिटिव यानी बढ़ रहा है, और बाद में क्या है, घट रहा है। ठीक है, तो यानी पहले पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव। ठीक है, तो जब आप ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो उस तरीके का दिखाई देगा। या फिर आप पहले क्या हो रहा है, नेगेटिव, और बाद में क्या हो रहा है, पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके के दो ग्राफ आपको जो है वो जब आप प्लॉट करेंगे तो इस तरीके की आपको आकृति उसके अंदर मिलेगी। ठीक है, तो जब दो चरों के मध्य एक विशेष सीमा तक पॉजिटिव कोरिलेशन होता हो और इस सीमा के बाद नेगेटिव कोरिलेशन होता हो तो दोनों चरों में कैसा संबंध होता है, वक्रीय सहसंबंध होता है। ठीक है, या फिर पहले नेगेटिव हो और बाद में पॉजिटिव हो तब भी जो है वक्रीय सहसंबंध होता है। ठीक है, तो अगर इस प्रकार का कोरिलेशन है तो उसके अंदर हम कौन सा मेथड लगाते हैं, रैंक डिफरेंस मेथड लगाते हैं। ठीक है, तो जो रैंक डिफरेंस मेथड है इसमें जो है ये किसका है, दिया हुआ है, स्पीयरमैन का। ठीक है, जो रैंक डिफरेंस मेथड है ये किसके द्वारा दिया गया है, स्पीयरमैन के द्वारा। ठीक है, स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड। ठीक है, तो और इसे जो है वो किससे प्रदर्शित किया जाता है, ये ग्रीक का शब्द होता है जिसे रो बोलते हैं। तो ये इसका सिंबल है। जैसे आप पी बनाते हैं तो पी में से एक यहां से और अलग से एक्स्ट्रा डंडी करके इस तरीके से, तो ये जो सिंबल होता है ये रो का होता है। ठीक है, तो रैंक डिफरेंस मेथड से जो हम कोफिशिएंट कोरिलेशन निकालते हैं उसको इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अगर मान लो आपका इसकी वैल्यू जो आपको दी हुई है तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि ये कौन सा है, रैंक डिफरेंस मेथड। ठीक है, और अगर हमने आर से डिनोट किया गया है तो इसका मतलब कौन सा है, कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन कोफिशिएंट है। ठीक है, तो जो बेस्ट माना जाता है वो कार्ल पियर्सन वाला ही होता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो थी आपकी टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सहसंबंध गुणांक की व्याख्या। यानी अब हमें क्या करना है कि जब हम कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं तो उसको हमें इंटरप्रेट करना जरूरी होता है। यानी जब हमने कोरिलेशन निकाला और कोरिलेशन को हम उसकी व्याख्या कैसे करेंगे, यानी जो सहसंबंध हमने गुणांक निकाला है उसकी हम व्याख्या कैसे करेंगे, तो इसकी व्याख्या के लिए जो है गिलफोर्ड ने 1973 में एक टेबल दिया था। ठीक है, जिसमें क्या बताई गई है, सहसंबंध की मात्रा बताई गई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो क्योंकि
जब हम किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हमें मात्रा चाहिए ही होती है। तो हम क्या करते हैं कि जो क्वालिटेटिव भी मेजरमेंट होता है उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, उसको क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाती है, एक मात्रा आती है, क्योंकि जब तक हमारे पास एक मात्रा नहीं होगी तब तक हम किसी चीज़ को व्याख्या नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके अंदर जो है गिलफर्ड ने एक टेबल दिया हुआ है। ठीक है, और उसमें क्या बताया गया है, एक तो सहसंबंध की मात्रा बताई गई है और उसको आपको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है ये बताया गया है। ठीक है, तो जब हम सहसंबंध की गुणांक की व्याख्या करते हैं तो उसके अंदर दो चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज आती है चिन्ह। ठीक है, चिन्ह यानी चिन्ह में कैसा होगा आपका, कैसा चिन्ह होगा, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव चिन्ह होगा। ठीक है, या कोई चिन्ह नहीं होगा। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव या कोई चिन्ह नहीं होगा। ठीक है, तो ये चिन्ह होते हैं और साथ में मान यानी उसका स्कोर। ठीक है, तो इसी से अगर प्लस आ रहा है चिन्ह तो पॉजिटिव हो गया, अगर नेगेटिव चिन्ह आ रहा है तो नेगेटिव हो गया। अब पॉजिटिव और नेगेटिव तो पता चल गया, लेकिन अब मान का मतलब क्या है कि कितना स्कोर है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए, जो सिंपली मैं आपको बता रही हूँ, एक याद करने का तरीका भी बता रही हूँ, आपको बिल्कुल बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे 1 से शुरू कर, यहां से लेंगे 0.99। ठीक है, 0.99 से 0.80। ठीक है, 0.99 से 0.80। ठीक है, और यहाँ पर प्लस माइनस दोनों सिंबल लगा लीजिए, प्लस माइनस। ठीक है, तो 0.99 से 0.80 तक अगर आता है, ठीक है, तो कैसा कोरिलेशन होता है, वेरी हाई यानी अति उच्च। ठीक, अति उच्च। और अगर है आपका 0.80 प्लस माइनस से 0.60 प्लस माइनस। ठीक है, तो 0.80 तो वैसे यहाँ इंक्लूड हो जाएगा, यहाँ 0.79। ठीक है, तो 0.80 से अब सीधा ऐसे ध्यान रखिए, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो 0.80 से 0.60 प्लस माइनस, ये सिंपल याद रखना। तो हमारा कैसा कोरिलेशन होगा, हाई कोरिलेशन, यानी हाई यानी उच्च। ठीक है, उच्च। और अगर मान लीजिए है कि प्लस माइनस 0.60 से प्लस माइनस 0.40, तो कैसा है, मॉडरेट। ठीक है, और अगर है प्लस माइनस 0.40 से प्लस माइनस 0.20, ठीक है, तो कैसा है आपका, लो कोरिलेशन। इसको कहते हैं सामान्य। ठीक है, उच्च, अति उच्च, सामान्य, लो यानी निम्न। ठीक है, और अगर है आपका 0 से लेके 0.00, क्योंकि 0 पे तो जो है ना प्लस ना माइनस, तो इससे अगर है प्लस माइनस 0.20 से 0.00 सपोज है, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब होता है नाम मात्र का। ठीक है, या हम कह सकते हैं नगण्य, यानी जिसकी गणना नहीं होती। ठीक है, नगण्य कोरिलेशन। ठीक है, अब अगर हम देखें तो आपको इसको याद रखने का तरीका बिल्कुल सिंपल है।
यहाँ पे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100 नहीं, 100 करेंगे तो यहाँ का हो जाएगा 1.00, जिसका मतलब 1। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर आपको बस ये ध्यान रखना है 0.99। ठीक है, अब बात आती है कि अगर कोरिलेशन आपका क्या है, प्लस या -1। ठीक है, अगर ये होता है तो आपका कोरिलेशन कैसा होता है, परफेक्ट। ठीक है, यानी पूर्ण। ठीक है, अब अगर +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा, अगर -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको एक चीज इसमें ध्यान रखनी है कि जो सहसंबंध की जो मात्रा होती है वो कहां से कहां तक होती है, -1 से लेके +1 तक। ठीक है, अगर जब आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो अगर इनके बीच में आती है तो आपकी कोरिलेशन की वैल्यू ठीक है, लेकिन अगर आपकी कोरिलेशन की वैल्यू इनसे बाहर आती है, सपोज कर लीजिए कि आपकी कोरिलेशन की वैल्यू आ गई -2, तो इसका मतलब आपकी ने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। ठीक है, या फिर अगर आपकी मान लीजिए -1.01 भी आ रही है या 0.2 भी आ रही है, तब भी आपकी गलत है। ठीक है, क्योंकि कोरिलेशन की जो मात्रा होती है वो हमेशा -1 से +1 के बीच में ही लाई करती है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो -1 से लेके +1 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी। तो -1 से फिर जो है यहाँ 0.99, इधर 80। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी की वैल्यू है, सपोज हम कहें कि अगर R की वैल्यू आ रही है मान लीजिए -0.88, ठीक है, तो -0.88। तो अब अगर आपको इसकी व्याख्या करनी है तो व्याख्या कैसे करेंगे, कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो कोरिलेशन की वैल्यू आई है वो ये आई है, तो माइनस है तो इसका मतलब कैसी हो गई, नेगेटिव। और 0.8 है तो 0.88 वैल्यू किसके अंदर आएगी, इसके अंदर, तो नेगेटिव, वेरी हाई। ठीक है, तो कैसा होगा, वेरी हाई नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स जो भी दिए हैं। ठीक है, ए और बी लिखा है तो बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आर की वैल्यू आती है मान लीजिए +0.58 ये आती है, तो आप क्या कहेंगे, 0.58 किसके बीच में आएगी, यहाँ पर, तो देयर इज अ पॉजिटिव, कैसा है, देयर इज अ मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, या अगर आर की वैल्यू आती है 0, तो अगर आर की वैल्यू 0 आती है तो कैसा कोरिलेशन है, 0 कोरिलेशन। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, देयर इज अ 0 कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है इसको इंटरप्रेट करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसके कौन कौन से मैथड्स हैं, किन मैथड्स से हम जो है वो कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर उनका इंटरप्रिटेशन भी करके देखेंगे। ठीक है, तो आज बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।